जो लोग यहाँ इस वक्त सभागार में मौजूद हैं और जो लोग अभी इस डिस्कशन का हिस्सा थे, जिस तरीके से वो समाज सेवा में काम कर रहे हैं, देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत 24 शिखर सम्मान का आयोजन इसलिए ताकि जिन लोगों ने जो समाज सेवा में है, देश को अग्रसर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार कड़ियों से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से भारत 24 एक के बाद एक कड़ियों से जुड़ करके यहाँ तक पहुंचा है। मैं चाहूंगी आज का ये आयोजन क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया है, इस पर एक छोटा सा एवी हमने आपके लिए तैयार किया है। एवी प्लीज। और एक ऐसा न्यूज चैनल जो खबरों के साथ साथ नए भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत और खुशहाल भारत के नए विजन के साथ अपनी खास जगह बना रहा है। भारत 24 की लगातार कोशिश रही है कि देश के विकास और तरक्की में शामिल लोगों का हर मुमकिन साथ दिया जाए। इसी नेक नियत के साथ हम लेकर आए हैं भारत 24 शिखर सम्मान। इस पहल की शुरुआत हुई गुजरात से, जहां हमने देश के विकास के पहिए को लगातार गति दे रहे लोगों को सम्मानित किया। अब बारी है छत्तीसगढ़ की, जहां हम करेंगे उन हस्तियों को सम्मानित जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ आज संवारा बल्कि देश का कल भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो हो जाइए तैयार भारत के इन होनहार लोगों की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए भारत 24 के साथ विजन ऑफ न्यू इंडिया। चूंकि ये बात हमारे चैनल की है, इसलिए मुझे लगता है मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि हमारे कारवा में जितने लोगों का सहयोग रहा है, योगदान रहा है, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कई लोग इस वक्त स्टूडियो में हैं, इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से, शिखर सम्मान का जो हमने एवी तैयार किया है, जिन लोगों ने हमारे देश को गौरवान्वित महसूस कराया है और करवाते रहेंगे, उनके लिए जो हमने एवी तैयार किया है वो प्लीज आप यहाँ प्ले करें। भारत 24 एक ऐसा न्यूज चैनल जो खबरों के साथ साथ नए भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत और खुशहाल भारत के नए विजन के साथ अपनी खास जगह बना रहा है। भारत 24 की लगातार कोशिश रही है कि देश के विकास और तरक्की में शामिल लोगों का हर मुमकिन साथ दिया जाए। इसी नेक नियत के साथ हम लेकर आए हैं भारत 24 शिखर सम्मान। इस पहल की शुरुआत हुई गुजरात से, जहां हमने देश के विकास के पहिए को लगातार गति दे रहे लोगों को सम्मानित किया। अब बारी है छत्तीसगढ़ की, जहां हम करेंगे उन हस्तियों को सम्मानित जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ आज संवारा बल्कि देश का कल भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो हो जाइए तैयार भारत के इन होनहार लोगों की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए भारत 24 के साथ विजन ऑफ न्यू इंडिया। ये आपकी कामयाबी की कहानी है जो हम तस्वीरों में पिरोकर आपके सामने ही रख रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने लिए इस बार जोरदार तालियां बजाएं। इसके साथ ही डॉक्टर जगदीश चंद्र हमारे सर इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं, बिजी स्केड्यूल की वजह से। मैं चाहूंगी सर ने किस तरीके से मीडिया जगत में स्वर्णिम इतिहास रचा है और लिख रहे हैं और लगातार लिखते रहेंगे, उनका एक छोटा सा वीडियो भी हमने तैयार किया है, क्योंकि सर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए वो जिस तरीके से कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने जरूर होना चाहिए। मैं चाहूंगी सर का एक वीडियो जो हमने तैयार किया है वो भी प्लीज प्ले कीजिए। 10 साल आपने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। Dr. Jagdish Chandra's passion for news and insight for the inner nuances of political analysis has made him the immortal leader in the media industry. Dr. Jagdish Chandra, Editor-in-Chief and CEO, Bharat 24, is a name to be reckoned with. His straightforwardness during his political interviews and the accurate analysis of elections on the very popular The JC Show only proves his command over the pulse of the nation. As CEO of ETV Network, Z Media Regional Channels, First India News and Editor-in-Chief of First India, the popular English daily, Dr. Jagdish Chandra has ascended to an iconic figure in media. With Bharat 24
Vision of New India, he has now successfully launched a new national Hindi news channel, which is rapidly changing the definition of national news. तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं चाह रही हूं कि क्योंकि ये सम्मान आपके लिए है और जिस तरीके से डॉक्टर जगदीश चंद्र काम कर रहे हैं और जो विजन है, नए इंडिया के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर से बहुत जोरदार तालियां आप सभी का और साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मैं कुछ पैनलिस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी। ट्रांसपेरेंसी इन रियल स्टेट, आज इस पर भी पैनल डिस्कशन होगा और किस तरीके से ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं और क्या परेशानियां हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र यहाँ करेंगे। मैं गुजारिश करूंगी, मिस्टर बसंत अग्रवाल, सोशल वर्कर हैं आप एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर्यन बिल्डर एंड डेवलपर्स। मिस्टर राकेश पांडे, सीएमडी वीआईपी सिटी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शिखर सम्मान में। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि भारत 24 इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आप इस वक्त हमारे बीच में हैं। बहुत व्यस्त भी रहते होंगे आप, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। सबसे पहले राकेश पांडे जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। आप बिल्डर हैं, लेकिन साथ साथ कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में भी आप लिप्त रहते हैं, योगदान अपना दे रहे हैं। ये विजन कहाँ से आया? जब मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस चालू किया था 91 से, तभी मुझे महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ा पार्ट है रियल एस्टेट के साथ, रियल एस्टेट के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और साथ में कोई ना कोई हम सोशल एक्टिविटी करें। तो मेरा पूरा फोकस था कि हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हर आदमी की अपनी फील्ड होती है, एक रोटरी का अपना प्लेटफॉर्म होता है, लायंस क्लब का अलग होता है, बहुत सारी चैरिटेबल संस्थाएं उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म होते हैं। हमने कहा हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और सिर्फ यहाँ ही नहीं प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे। तो मैंने एक वीआईपी क्लब बनाने की योजना बनाई। वहाँ पे हमने स्पोर्ट्स में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट किया और हमारा फोकस था कि यदि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे आप हर तरह के कहना चाहिए उसमें एक बच्चों को हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे हमारे स्कूल कॉलेज के समय ऐसा होता था कि बहुत बड़ा एक बच्चों का ग्रुप होता था जो पान ठेले पे खड़ा है या ऐसी जगहों पे अपना समय खराब कर रहा है जो क्रिएटिव नहीं है। पान ठेले पे खड़े होना मेरे दृष्टिकोण से नेगेटिव नहीं है, वहां भी चर्चा होती है, वहां भी राष्ट्रीय स्तर की भी चर्चा होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी चर्चा होती है और हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात होती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी महत्वपूर्ण होती है। पर मेरा सोचना था कि हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र को प्रमोट करें। मैंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में फोकस किया। हमने इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जिसमें रायपुर में और छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने और साथ ही हम इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए कि पूरे हिंदुस्तान का हर बिल्डर उस सोचे और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। हिंदुस्तान में देखा जाए तो 70 साल पुराना हमारा जो इंडिया है, इसमें बहुत सी चीजों में हम वैक्यूम हैं। कई चीजों में बहुत अच्छे लोग आए हमारे हर क्षेत्र में, लेकिन कुछ चीजों पे वैक्यूम है। वहां पे लीडरशिप की कमी है, कुछ जगहों पे अच्छे लीडर हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो मेरा एक पूरा प्लान था कि हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इतना कुछ करें जिससे दूसरों को भी आइडिया मिले, गाइडेंस मिले और वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र को और ज्यादा प्रमोट करें। तो जो हमारे लिए पॉसिबल था उन स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हमने प्रमोट किया और उसके साथ वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने 4-5 साल की उम्र के बच्चों को क्या एक्टिविटी चाहिए, 10 साल के बच्चे को क्या एक्टिविटी चाहिए, किस बच्चे का किस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिकेट में, टेनिस में, वो हमने प्रमोट किया। जी बिल्कुल सर। और जैसे कि विजन के साथ साथ लीडरशिप की बहुत जरूरत होती है और मेंटोरशिप कहते हैं कि एक अच्छा मेंटोर अगर आपको मिल जाए तो फिर आपकी तकदीर बदल जाती है। ऐसे में जिस तरीके से आपने काम किया, आगे अब इसको फ्यूचर में किस तरीके से बढ़ाने का सोच रहे हैं और सरकार की तरफ से किस तरीके से मदद हो रही है आपकी, क्या और चाह रहे हैं? देखिए, सरकारें आती है जाती है, उनका मदद करने का अपना स्टाइल होता है। मैं सरकार से कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता।
न ही मैं कभी सरकार से चाहता हूं कि वो जिस तरह से काम करना चाहें, क्योंकि सरकार के जो लीडर हैं उनके सामने अपने चैलेंजेस हैं। तो मेरा हर समय ये रहा है कि सरकार की जो भी नीति बन चुकी है उसके तहत हम काम करें। मैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी हूं। जब मैंने रियल एस्टेट में काम देखा, मैंने हिंदुस्तान के लगभग 12 से ज्यादा शहरों में रियल एस्टेट की स्टडी की। जब मैंने क्लब बनाया तो भी मैं काफी शहरों में गया। रियल एस्टेट के क्षेत्र में जब मैं पूरे हिंदुस्तान में जयपुर, गुड़गांवा, पूना, अहमदाबाद, बेंगलोर, उस वक्त का जो इंडिया था उस तब में और अब में काफी अंतर आया है। तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पे क्या डेवलपमेंट अच्छा है, किसको हम छत्तीसगढ़ में ला सकते हैं, किसको हम रायपुर में ला सकते हैं, और रायपुर में हम ऐसा क्या अच्छा कर लें जिससे इंस्पायर्ड होके बेंगलोर या बॉम्बे या अहमदाबाद के लोग हमसे इंस्पायर्ड हो। ये मन का भ्रम है कि वो बड़े शहर हैं, वहां पे बहुत काबिल लोग रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सच तो है कि छोटे शहरों के जो लोग कर सकते हैं वो बड़े शहरों के लोगों को करने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे हमने यहाँ क्लब बनाया, उनके लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जमीनें महंगी हैं। हमने टाउनशिप बनाई, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हमने बड़े प्लॉट, बड़े बंगलो, बड़े फ्लैट बनाए। बेंगलोर और बॉम्बे की जमीनें इतनी महंगी हैं कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने हर समय ऐसा सोचा कि हम ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारा शहर, हमारा प्रदेश के लोग इंस्पायर्ड हों, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान के जो दूसरे बड़े शहरों के लोग हैं वो हमसे इंस्पायर्ड हों। और मैंने ऐसा मेरे साथ लाइफ में पिछले 15 सालों में 10 बार हो चुका कि मेरा प्रोजेक्ट या मेरा आइडिया या मैंने जो चीज को थॉट लेके काम किया, उसको देखने के लिए नागपुर से लोग आए, उसको देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए पूना और बेंगलोर के बिल्डरों ने या वहां के लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि इस काम को आप कैसे कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है यदि हम किसी अच्छे डायरेक्शन में काम करें, अच्छे काम को फोकस करें, तो उससे हर शहर के लोग इंस्पायर्ड होते हैं और उससे एक नया काम करने का नजरिया बनता है, डायरेक्शन बनता है और उससे बेहतर चीजें आगे बनती है। बिल्कुल, ऊपर वाला भी बहुत साथ देता है। बसंत जी, आप पिछले 7 सालों से कांवड़ यात्रा का आयोजन करवा रहे हैं, साथ ही शिव महापुराण ऐतिहासिक आयोजन भी आप करवा रहे हैं। ये ख्याल कैसे आया? मुझे लगता है कि भारत के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कांवड़ यात्रा का आयोजन। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बिहार, यूपी, तमाम लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। तो क्या ख्याल आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो मैं भारत 24 के जितने भी दर्शक हैं और आपकी टीम है उसके लिए चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजे कि आपने ऐसा आयोजन किया। शिखर से सम्मान तक यदि व्यक्ति कुछ काम करता है और यदि उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो अपनी बातें रख सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आपकी टीम बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के हर हिस्से में जा रही है और जाकर उन लोगों को ढूंढ रही है जो समाज के विभिन्न वर्गों में अपना काम दे रहे हैं। तो आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को साधुवाद। अब कांवड़ यात्रा में आता हूं, चूंकि मेरे लिए ही नहीं, हिंदू धर्म के लिए और हर व्यक्ति के लिए सबसे पहला कुछ होना चाहिए तो वो होना चाहिए अपना धर्म। और धर्म है तो सब कुछ है, धर्म है तो संस्कार है, धर्म है तो हम है, धर्म है तो आप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर है वर्ण जिनका, ऐसे शिव जी सदा वसंतम हृदयाल विंदे, सभी के दिलों में वास करने वाले। भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे शिव जी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपकी इस मंच से। रही बात कांवड़ यात्रा की, कांवड़ यात्रा जल चढ़ाते हैं हम शिव जी पे क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था। और जो भी व्यक्ति जल चढ़ाता है उसे इसी लोक में नहीं, उस लोक में भी वो गति मिलती है जो जिस अपेक्षा को लेके जाता है। तो कांवड़ यात्रा 20 से 25 हजार लोगों का समूह, जिसमें किसी भी चीज का शुल्क नहीं होता। मध्य भारत की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा रहती है। थान खमरिया से भोरमदेव 55 किलोमीटर की यात्रा रहती है, जिसमें रास्ते में उनके आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारी समिति करती है, जिसका संयोजक मैं हूं। और किसी से भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। 7 वर्षों तक लगातार ये यात्रा निकली। उसी का प्रतिसाद था कि शिव महापुराण के रूप में रायपुर को ही नहीं, गुढ़ियारी को ही नहीं, छत्तीसगढ़ को ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा कथा पंडाल हुआ, जिसमें 8 से 10 लाख लोग इस महाकुंभ में शामिल हुए। आप भी शामिल हुए, उसके लिए अभिनंदन, वंदन।
मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा मौका मिला, शिव कृपा मिली कि मैं ये काम कर सकूं, ऐसा पुनीत काम कर सकूं। और चूंकि रियल स्टेट में भी आप हैं, ऐसे में जो काम आपने किया है इससे रायपुर और अलग अलग इलाकों में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? अब मैं रियल एस्टेट की बात करता हूं। 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो रायपुर बहुत सीमित था। गुड़ियारी, टिकरापारा, FM, मालवी रोड छोटे एरिया में था। लेकिन आज की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर बहुत विहद है और सबसे ज्यादा कहीं स्कोप है रियल एस्टेट में तो रायपुर में है। सबसे ज्यादा कहीं से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं तो रायपुर में आ रहे हैं। रायपुरियंस, मुझे ऐसा लगता है, उनकी सोच भी बड़ी है, उनकी लिविंग अप स्टैंडर्ड भी बड़ी है, हर चीज में उनका नजरिया बदला है। 20 साल का पहले का रायपुर और आज का रायपुर, मुझे ऐसा लगता है जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिए कीमत में भी जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए सुविधाओं में भी जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर कोने से लोग आज रायपुर में बसना चाहते हैं। रायपुर जैसे भारत की आर्थिक राजधानी बॉम्बे है, वैसे इस छत्तीसगढ़ की ही नहीं, मध्य भारत की आर्थिक राजधानी छत्तीसगढ़। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा डेवलपिंग स्टेट भी छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। जी, मैं राकेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सर आपसे बस जो ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने खूब सारा काम किया है, लोगों को आप शिक्षित कर रहे हैं, किस तरीके से काम किया आपने और क्या कर रहे हैं? शिक्षा का क्षेत्र, मुझे ऐसा लगता है भारत में यदि हम सबसे ज्यादा पुण्य कमाएंगे या भारत हमारा आगे बढ़ेगा तो वह क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। इसमें काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनको NH गोयल, DPS या ऐसी बड़ी स्कूलें जहां वो अपने बच्चों को भेज नहीं पाते पैसे के अभाव में। मैंने ऐसी स्कूल खोली है, मां भारती विद्यालय। आप जरूर आए किसी दिन। 900 बच्चे हैं, वह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनसे शुल्क नहीं लिया जाता। और आप क्लासरूम एनी टाइम देख सकते हैं अपने मोबाइल में कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है। प्रदेश की पहली स्कूल है, प्रदेश की पहली स्कूल है जो मातृभाषा सिखाती है। गुजराती को गुजराती बोलना लिखना, मराठी को मराठी बोलना लिखना। हमारी ये कोशिश है कि बच्चा सवेरे उठे तो माता पिता के पैर छुए और रात को सोए तो ब्रश करके सोए, यहां तक के संस्कार उसको मिले और उसके लिए उसको शुल्क ना पटाना पड़े। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना में अपने माँ बाप को खो दिया है। आप निश्चित रूप से आए गुड़ियारी में और देखें तो आपको बड़ा ही दिल का सुकून मिलेगा। राकेश जी, ये हमने सुना है और काफी चर्चित रहा है कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि अपने कस्टमर्स को हेलीकॉप्टर से घुमाया गया और वो काम आपने किया। कैसे किया? अब कैसे किया, क्या हुआ वो तो पता नहीं, याद भी नहीं कैसे हुआ, लेकिन हो जरूर गया। मेरा चर्चाएं बहुत हुई उसकी। जी, वो एक ऐसा इवेंट था कि हमने जब अपनी टाउनशिप बनाई तो शहर से थोड़ी दूर थी, जो लोगों को लगता था ये रिमोट में है, यहाँ कौन आके खरीदेगा, या ऐसी लोकेशन पे थी जो लोगों के लिए वो एरिया इम्पोर्टेंट नहीं था। तो किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट बनाना वो आपके हाथ में रहता है। एक डायलॉग है कि जब रियल एस्टेट में लोगों को ये बोलते हैं साहब किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो उसके 3 आंसर होते हैं। पहला है लोकेशन, दूसरा है लोकेशन और तीसरा है लोकेशन। सबने ये सुना, सबने ये माना, लेकिन ये मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि रियल एस्टेट में कोई भी काम करने के लिए 1 से लेकर 10 तक एक ही चीज होती है, वो है विजन। यदि आपका विजन क्लियर है तो आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे। तो जिस जगह पे मैं पहुंचा, लोगों के लिए रिमोट एरिया था, लोगों को लगता था वहां जाने का रास्ता नहीं है, तो हमने एक हेलीकॉप्टर राइड प्लान किया और हेलीकॉप्टर से अपने क्षेत्र को, वहां पे हमने हेलीपैड बनाए, 2 हेलीकॉप्टर मंगाए और पूरे हिंदुस्तान से हमने मतलब पूरे आउट ऑफ रायपुर छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं थे, एक नागपुर से और एक दिल्ली से हमने हेलीकॉप्टर मंगाया। हमने VIP सिटी अपनी टाउनशिप के कैंपस में ही हेलीपैड बनाए, वहां से हमने लोगों को VIP सिटी अपने लोकेशन का विजिट कराया। लेकिन पर्पस केवल VIP सिटी विजिट नहीं कराना था, हमको ये दिखाना था कि ये इलाका रायपुर के हर इंपॉर्टेंट प्लेस से वेल कनेक्टेड है। रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, हॉस्पिटल से, मॉल से,
रिंग रोड से, नेशनल हाईवे से, एजुकेशन हब से, इंडस्ट्रियल हब से, और हर तरह से ये वेल कनेक्टेड है। तो हमने इस नजरिए से उस इलाके को किया। जब हम करने जा रहे थे तो बड़े चैलेंजेस थे, उनको लगता था कि परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने वही कहा, जब उसके बाद 1-2 कॉन्फ्रेंसेस हुई सिंगापुर में, कुछ वहां पे रियल एस्टेट के डेवलपर आए, तो जब उन्होंने कहा कि हम पूना और बेंगलोर के लोग सोच नहीं पाए और आपने कर लिया, तो उसका फिर कारण ये थे कि हम छोटे शहर में थे, हमारे लिए चीजें आसान थी। हर जगह तक हम पहुंचे, हमने एप्लीकेशन लगाई, हमने 6 जगह एप्लीकेशन लगाई स्टेट गवर्नमेंट में, हमको अप्रूवल आया, हमने हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया, वहां पे हमने विजिट कराया, और फायदा ये हुआ कि इस चीज की चर्चा यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे हुई। नेशनल लेवल के काफी अखबार हैं, काफी चैनल हैं जिन्होंने मुझसे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके मुझे अप्रोच किया, उन्होंने पूछा, उसके लिए मुझसे पूना के बिल्डर ने अप्रोच किया कि आपने कैसे इस चीज को मैनेज किया। तो वो बहुत हिट हुआ, उससे हमारे वीआईपी सिटी को ब्रांडिंग पे बड़ा फायदा मिला। तो सर ये काम आसान रहा होगा या डिफिकल्ट, ये मैं कह तो नहीं सकती, लेकिन योजना, आपकी विजन बहुत बड़ा था और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सफल भी रहा। सर, आप नेशनल लेवल के आर्किटेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच है, क्या आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, हर बिल्डर अपने का नजरिया होता है कि हम एक अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन मेरा सोचना है कि हम अच्छे से अच्छा काम खुद अकेले ना करें, हम करें, सब करें, और पूरे शहर का हर आदमी करे और एक सुंदर शहर बनाए। और शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश के हर शहर में जो डेवलपर हैं, मैं डेवलपर भाइयों को, उनको भी चाहूंगा कि वो अच्छे स्तर के नेशनल लेवल के आर्किटेक्ट लाएं। रायपुर के आर्किटेक्ट्स में, छत्तीसगढ़ के आर्किटेक्ट्स में उनका एक अपना एक्सपोजर है, लेकिन फ्रेश एयर बाहर से आती है। तो मेरा पर्पस था कि हम राष्ट्रीय स्तर के आर्किटेक्ट को यहाँ से जोड़ें, रायपुर से जोड़ें, और उसकी वजह से अच्छा बने, और उसकी वजह से हमारा बिल्डिंग या मेरी बिल्डिंग ही अच्छी ना बने, पूरे शहर की हर बिल्डिंग बहुत सुंदर बने। और उसका फायदा जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा फायदा ये मिला कि जब हमने रायपुर में बाहर के आर्किटेक्ट्स को जोड़ा, साथ ही साथ हिंदुस्तान के लगभग 10-12 से ज्यादा बिल्डर इससे इंस्पायर्ड हो गए कि रायपुर में इतना पोटेंशियल है। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, माई बीट माई फ्लैट का कॉन्सेप्ट क्या, अगर आप संक्षिप्त में बता सकें। माई बीट माई फ्लैट का कंसेप्ट ये था, अब आपने संक्षेप में बोला है तो संक्षेप में ही कहूंगा। माफ कीजिए, मेरे पास समय की थोड़ी सी नहीं, तो माई बीट माई फ्लैट कंसेप्ट ये था कि लोगों को अपनी मन मर्जी का फ्लैट मिले। ये भी इस तरह का इवेंट हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था, और हमने अपने फ्लैट को एक निर्धारित कीमत पे रखा था। उसमें कहा था कि लोग हमारे जो लगभग 200 फ्लैट बन रहे थे, उसमें हमने लगभग 24 फ्लैट को लोगों को अपनी मन मर्जी पे खरीदने का मौका दिया था, जिसमें उन्होंने कंपटीशन किया। और अच्छी बात यह रही कि जिस रेट पे हमारे कोड किए जा रहे थे मार्केट में अपने प्रोडक्ट के, उससे ज्यादा प्रीमियम लोगों ने हमको दिया, और उससे ज्यादा कीमतों पे लोगों ने हमसे फ्लैट खरीदे। ठीक है बसंत जी, चूंकि आपने हमारी जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई वो धर्म से शुरू हुई, ऐसे में धर्म को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत 24 के जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ सभागार में जो लोग मौजूद हैं? धर्म का मतलब ही होता है धारण करना। हम पुण्य को धारण करें, हम अच्छे कर्मों को धारण करें, हम सत्कर्मों के साथ चलें। कंठ है करोड़, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का। सादगी सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, चरित्र की महानता रहे। क्या बात है। चरित्र महान होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, और धर्म के साथ हम आगे बढ़ें तो हमारा चरित्र अपने आप अच्छा होगा। तो सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं आज भारत 24 को, और भारत 24 के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उनका सबका आभार, धन्यवाद। आप धर्म के साथ चलें, आप अपने माता पिता का आदर करें, आप अपने गुरु का आदर करें, आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, और संस्कार के साथ आगे बढ़ें। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश जी और बसंत जी, और आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।